हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, एक बड़ी अहम न्यूज़ है यूनाइटेड नेशन से। वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के रविंद्रा साहब, उनका एक ताज़ा स्टेटमेंट आया है एससीओ के हवाले से और पाकिस्तान और चीन के हवाले से। ये बातें हम बहुत अरसे से सुनते हैं हर फोरम पे, इससे रिलेटेड बात होती है, लेकिन अभी रिसेंटली हमने एक चीज़ देखी है। जो इंडियन साइड का कश्मीर है, वहाँ उनकी फोर्सेस के ऊपर कहा यह जा रहा है कि हमले बढ़ गए, अटैक्स ज़्यादा हो रहे हैं। इसकी वजूहात क्या है? एक तो ये है कि अब उन्होंने जो उनके जो एसएसजी कमांडोज होते हैं, उसको 500 को वहाँ पे उन्होंने लगा दिया है कि अगर इस किस्म की कोई एक्टिविटी होती है, तो उसको पहले ही वो न्यूट्रलाइज़ कर दें। लेकिन पाकिस्तान का नाम अक्सर आता है और उस हवाले से क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, डॉक्टर साहब हिंदुस्तान से, चलो चाइना से हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन चलें चाइना वाले इतने वो आते भी नहीं है, लेकिन बात ज़रूर होती है और तीनों कंट्रीज़ की आपस में किसी न किसी मुद्दे पे ज़रूर प्रॉब्लम्स, कंसर्न्स एक दूसरे से होते हैं। अभी इसका हल क्या, और वाक़ई इन चीज़ों को जो यूनाइटेड नेशन के फोरम है, एक बहुत बड़ा फोरम है, वहाँ पे इसको उठाया गया। इसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान के ऊपर या चीन के ऊपर होगा, कितना होगा या नहीं होगा, कम या ज़्यादा होगा, इस हवाले से आज हम बात करेंगे और कश्मीर की सिचुएशन को भी डिस्कस करेंगे। और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट, हमारे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब हमें जॉइन कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम गोवा। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। ऑलवेज अ प्लेजर। आपके सभी दर्शकों को मेरा मखा मुपखैर, और आपको और आपके दर्शकों को पखैर रागले। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, सीधा जाएंगे यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन एक ऐसा फोरम है कि दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक उसके मेंबर्स हैं और अपना अपना मुद्दा वहाँ पे वो जाके बयान करते हैं अपनी कंट्रीज के हवाले से। और अगर कहीं कुछ और भी हो रहा होता है तो उस हवाले से भी वहाँ पे बात होती है। कैसा फोरम, इंटरनेशनल फोरम है। वहाँ पे आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो रविंद्रा जी है, उनका स्टेटमेंट अभी आया है और वो पाकिस्तान और चीन के हवाले से बात कर रहे हैं। उन्होंने टेररिज्म की बात की। हम अक्सर ये बात इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, डॉक्टर क्या नाम है उनका, डॉक्टर जयशंकर साहब से हम ये अक्सर सुनते हैं और वो बात करते रहते हैं। लेकिन क्या चीज़ें हो रही हैं ऐसी कि जिसकी वजह से ये एक कांस्टेंट पॉलिसी नज़र आ रही है इंडिया की कि उस हवाले से कोई भी फोरम हो, वहाँ पे वो लाज़मी इस चीज़ को एड्रेस करते हैं। तो इसका कोई मतलब इम्पैक्ट है या प्रेशर पाकिस्तान या चीन का, उन्होंने मतलब नाम नहीं लिया लेकिन उनकी तरफ इशारा है। तो प्रेशर बिल्डअप होता है या ठीक है वो कहते हैं नहीं, हम प्रेशर बिल्डअप होता हो या नहीं होता हो, हमने इस चीज के ऊपर फोकस रखना। देखिए, ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, इसमें नाम तो ना पाकिस्तान का लिया गया ना चाइना जी का बिल्कुल। लिया गया, मगर दो वर्ड्स यूज किए गए जिससे आप यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। एक था टेररिज्म और दूसरा था एससीओ। सो व्हेन इंडिया सेज टेररिज्म, इट मींस पाकिस्तान, और ओके। जब इंडिया सेज एससीओ, इट मींस चाइना। तो बेसिकली जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, जो मतलब हमारे यूनाइटेड नेशन में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका ये कहना था कि भाई ये जो पॉलिसी है कि पाकिस्तान की कि हम स्टेट पॉलिसी बनाएंगे टेररिज्म को, और चाइना की ये पॉलिसी की पाकिस्तान की ये स्टेट टेररिज्म की पॉलिसी जो कि वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को नहीं मानते हैं। उसके बाद चाइना खुद भी बीआरआई रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत जो आपके यहाँ वो बना रहे हैं सीपेक, वो भी हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को एक तरीके से, मतलब एक तरीके से क्या, ये हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को अफेक्ट करता है। सो जब आप इस तरीके के काम करेंगे, तो जो एससीओ का पर्पस है, इट वाज अ डायरेक्ट मैसेज टू द चाइना दैट अगर आप ये सब करेंगे और फिर हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपका एससीओ में एक जी इफेक्टिव पार्टनर बनेंगे या हम एससीओ को किसी भी तरीके से सपोर्ट करेंगे, दैट डजंट गो हैंड इन हैंड, दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी। तो चाइना को भी ये बात कही गई कि अगर आप हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को नहीं सपोर्ट कहते हैं, जो कि यूएन चार्टर का एक समझ लीजिए कोर प्रिंसिपल है। मैं बार बार कहता हूं ना, अगर आप आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ द यूएन चार्टर पढ़ेंगे फखर भाई, तो आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर में आपके दर्शकों को बता दूं, उसमें बेसिकली 3 प्रिंसिपल निहित है। 3 प्रिंसिपल्स, 3 कोर इंटरनेशनल प्रिंसिपल जिसपे यूएन चार्टर की पूरी धुरी रखी हुई है। पहला,
कि यूज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये जो पूरा पूरा ये है कोटेशन, यूज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये फॉरबिडन हो गया है, ये आउटलॉट कर दिया गया है. नाउ इट कैन हैव नो लेजिटिमेसी. फोर्स as an instrument of state policy in international relation has been outlawed by Article 2 Clause 4 of the UN Charter. So जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी को है, पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म के थ्रू यूज ऑफ फोर्स को इंटरनेशनल रिलेशन का वो एक ट्रांजैक्शनल कॉइन बना देना, तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान यूएन चार्टर का वॉयलेशन करता है. चूंकि यूएन चार्टर साफ साफ कहता है आर्टिकल 2 क्लॉज 4 के फॉर्म में कि यूज ऑफ फोर्स कैन नॉट बी अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंटरनेशनल रिलेशन. आप डोमेस्टिक में कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है अब, बिकॉज के आर्टिकल 2 क्लॉज 4 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन म्युनिसिपल रिलेशन. अब एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, वो अपने लोगों को दबाना चाहती है, मारना चाहती है, उनका जेनोसाइड कर रही है, तो वो करे, वो यूएन चार्टर के दायरे से बाहर है, वो आईसीसी के दायरे में आ जाएगा, दूसरी और चीजें आएंगी, उस पर भी, उन लीगल इश्यूज पे हम नहीं जाते, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द यूएन चार्टर. दैट इज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल, कि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में कैसा संबंध है वो जाने. यूएन चार्टर इससे कोई मतलब नहीं था. यू आर फ्री टू यूज फोर्स इन योर इंटर म्युनिसिपल रिलेशन अमंग द विद योर सिटीजंस, बट यूज ऑफ फोर्स यानी कि टेररिज्म आप स्टेट पॉलिसी इन इंटरनेशनल रिलेशन नहीं बना सकते. दैट मीन्स कि हमें इंडिया से डील करना है तो हमें 1000 ब्लीड बाय 1000 कट की पॉलिसी लानी है. अच्छा, ब्लीड बाय 1000 कट एक पॉलिसी तो हो गई, इसको अप्लाई कैसे करें? तो भाई उसके लिए हमें चाहिए 1000 ब्लेड्स. वो 1000 ब्लेड्स क्या होंगे? लश्कर तोयबा, लश्कर जंगवी, लश्कर ये, लश्कर वो, और सारी की सारी ये जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है ये बना दो, और उसके बाद अनलीश देम ऑन इंडिया. ये इतने कट्स देंगे कि इंडिया विल सिंपली fall because of the multiple and excess bleeding. So यही वो कह रहे हैं कि ये इसको बंद कीजिए. This needs to be stopped. UN Charter will also be the core of SCO. तो चाइना को भी कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ SCO में कोऑपरेट करें, आप SCO को एक रीजनल बॉडी इफेक्टिव प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां पे आके इंटरनेशनल मैटर्स और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके, तो पहले तो आप इन चीजों पे फोकस करें. यू कैन नॉट हैव वन प्रिंसिपल एट यूएन, अनदर प्रिंसिपल एट एससीओ. हम आपके साथ कैसे बैठ सकते हैं एससीओ के जॉइंट समिट्स में जब आप इस तरीके की हरकतें करेंगे? सो दिस इज व्हाट द लब्बुलबाब ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव एट द यूनाइटेड नेशन. जी. अच्छा डॉक्टर साहब, ये वाली बात तो बड़ी अहम है, बड़ा एक मसला है दुनिया भर में इस चीज़ का. लेकिन इसका आप क्या मतलब सजेस्ट करते हैं कि हम हमारे यहाँ कुछ हो रहा होता है बलूचिस्तान में तो हम इंडिया का नाम लेते हैं. लोग बहुत सारे कहते हैं भी कि यार ये छोड़ दो, बजाय इसके कि हम इसकी मतलब बार बार ये बात करें, हम इंटरनली चीज़ों को बेहतर कर लें, जो हमारा सिस्टम है उसको हम बेहतर कर लें, और उसको काउंटर करने का कोई तरीका हम निकाल लें कि हमने कैसे बेहतर करना है. अच्छा, इंडिया भी इसी तरीके से करता है, तो इसका यानी मुझे कोई, जिसे कहते हैं ना कि मैं अगर आपके ऊपर ब्लेम लगाता हूं और आप मेरे ऊपर लगाते हैं, मैं ये नहीं कहता, मैं जस्टिफिकेशन किसी चीज की नहीं दे रहा, मैं आपको पहले ये बता रहा हूं, मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि अगर गलत है वो गलत है. वो कहते हैं ना, टू रॉन्ग कैन नॉट मेक वन राइट, वो कभी नहीं हो सकता. लेकिन फिर भी, और दूसरी, इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, मतलब फाइनेंशियली अगर आप देख ले, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप देख ले, सिक्योरिटी की सिचुएशन आप देख ले, खैबर पुख्तनख्वा की खबरें मेरे ख्याल आपसे की ढकी छुपी नहीं है, सारे सोशल मीडिया पे चल रही है. तो इसी सिचुएशन में पाकिस्तान इस तरह की चीजें क्या अफोर्ड कर सकता है कि वो कश्मीर में या कहीं और, या फिर इस तरह के ऑर्गेनाइज, क्योंकि वो ग्रुप जो है वो पंजाबी तालिबान बने, वो टीटीपी बने, जो वहां पे करते रहे काम, मैं ये नहीं कहता कि नहीं किया उन्होंने, लेकिन उसका असर और उसका जो रिजल्ट है आज पाकिस्तान को बहुत सूद समेत मिल रहा है, बड़ा नुकसान उठा रहा है पाकिस्तान. बेशक जो भी हम कहते हैं कि बुरा कहते हैं, सही कहते हैं, गलत कहते हैं, लेकिन उस वक्त का असर आज हमें मिल रहा है. तो इसी सिचुएशन में ये पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा फकर भाई, और आप अपनी बात एकदम खुले रंग से रखे. यू आर अ प्राउड पाकिस्तानी एंड यू शुड बी अ प्राउड पाकिस्तानी. या देखिए, पाकिस्तान की समस्या है वो है, उन्होंने पिछले 70 सालों में, मैं बिना लाग लपेट के स्पष्ट आंसर देता हूं, बिना एक ऐसी दिमागों का उन्होंने निर्माण किया है विच हैज बीन फेड ऑन लाइज एंड प्रोपेगेंडा. अब 1948 में कश्मीर मुद्दा आपने क्रिएट किया, उसके बाद तुरंत फोर्स यूज करो,
कबायली भेजो, उनको कुछ और नाम दो, और यही चीज वो रिपीट, बिकॉज कि सामने वाला सोचने को तैयार नहीं है। वो जैसे कहते हैं ना, वो एक अजीब सी शैलो फिलॉसफी, और जिसे कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट आंसर्स, जो कि एक नॉर्मल आदमी को तो चुप करा सकते हैं, पर अगर कोई थिंकर है जिसके पास डेप्थ है थिंकिंग की, तो वो सिर्फ दैट पर्सन कैन लाफ आउट। झूठ एंड स्टेट कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, बिकॉज व्हेन यू से फैक्ट, द सर्टिफिकेट की अगर ये कह दे कि ये फखर यूसुफजई हैं इशूड बाय स्टेट, तो आप फखर यूसुफजई हैं। अगर स्टेट के रिकॉर्ड में आ गया कि अभिषेक मिश्रा की डेथ हो चुकी है, तो अभिषेक मिश्रा जिंदा रहते हुए भी वो मरे हुए माने जाएंगे, क्योंकि स्टेट ने इसको कह दिया कि ये मर चुके हैं। बिल्कुल। जब स्टेट की पॉलिसी झूठ हो, और वो उस झूठ में, जैसे आपने कहा कि आप के ऊपर आपके यहाँ टेररिज्म हो, आप कहते हैं इंडिया करता है, और हमारे यहाँ तो हम कहते हैं पाकिस्तान। लेकिन हमारे लिए ये कहने वाले सिर्फ आप हैं। हम ना बांग्लादेश में हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाता है, न चाइना हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाता है, न भूटान लगाता है, न नेपाल लगाता है, न श्रीलंका लगाता है, कोई नहीं लगाता। बिल्कुल, पूरी दुनिया नहीं करता, कोई नहीं करता। अच्छा भाई, चलें दुनिया को डिस्कार्ड कर दे, पाकिस्तान के दो हिस्से हैं आज की डेट में, बांग्लादेश और जो रेसिडुअल पाकिस्तान है आज आपका, जिसको आप वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं। ईस्ट पाकिस्तान क्यों नहीं कह रहा है कि ये हमको डिसमेंटल करना चाहते हैं, ये हमको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ये हमारे यहाँ आतंकवादी भेजते हैं? ये तो हम, अगर हमें नफरत होती है आपके हिसाब से, इसलिए नफरत है आपके, मतलब जो आपके आइडियोलॉग्स हैं, चूंकि आप मुसलमान हैं, तो फिर बांग्लादेश कौन सा कम मुसलमान है? बिकॉज के असली पाकिस्तान तो बांग्लादेश, बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बिकॉज असली पाकिस्तान तो बांग्लादेश है। जब वो आपसे अलग हुए, वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन था, आप माइनॉरिटी पॉपुलेशन थे। ठीक है, बिल्कुल। एक लॉ होता है फखर भाई, उसको कहते हैं लॉ ऑफ सक्सेशन इंटरनेशनल लॉ में, ट्रीटी का। ठीक है ना, कि जब मान लीजिए एक देश है, उसके दो टुकड़े हो जाएं, तो उस जो पहले देश ने अगर कोई ट्रीटी साइन किया था, तो उस ट्रीटी का असली इनहेरिटर कौन बनेगा, और अगर उसका इनहेरिटर कोई बनेगा, तो फिर उस ट्रीटी को दोबारा साइन कैसे करेगा, इसको आप समझ लीजिए। जैसे जब यूएन चार्टर, आपको पता है 1945 में आ गया था, ठीक है ना, 10 अक्टूबर 1945, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यूएन चार्टर हैज कम इनटू फोर्स। भारत को आजादी मिली 1947 में, जी बिल्कुल, और भारत ने 1945 में यूएन चार्टर को एज एन ओरिजिनल मेंबर साइन किया था। उसके बाद 47 में जब भारत टूट गया, भारत का विभाजन हो गया, तो पाकिस्तान गया यूएन चार्टर में, उसने कहा कि भाई हम चूंकि भारत के पार्ट थे और यूएन चार्टर भारत ने साइन किया हुआ था, तो हमें भी इसका ओरिजिनल मेंबर माना जाए, हम दोबारा साइन नहीं करेंगे। तो यूएन चार्टर में, ये जनरल असेंबली में ये क्वेश्चन आ गया उनके लीगल डिवीजन के पास कि भाई इस ट्रीटी का, ये जो यूएन चार्टर है, क्या पाकिस्तान इसका मेंबर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर क्या भारत इसका मेंबर है या नहीं है? तो उसमें उन्होंने यही उत्तर दिया, चूंकि एक देश टूटा, और जो देश टूटा वो जो अपने आप को भारत था, भारत बचा रह गया। टूटने के बाद भी जो हिस्सा था वो भारत ही रहा, और जो टूट गया वो अपने आप को भारत नहीं कहता, वो पाकिस्तान कहता है। तो उन्होंने कहा भारत ओरिजिनल मेंबर है, इनको साइन करने की जरूरत नहीं है ट्रीटी की, पाकिस्तान को करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर न्यू एंटिटी। ठीक, तो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि जब आप बांग्लादेश को देखें, वो रियल पाकिस्तान, जितनी ट्रीटियां इंटरनेशनल लॉ में पाकिस्तान ने साइन की थी 1971 के पहले, उन ट्रीटी का ओरिजिनल सक्सेसर बाय द लॉ ऑफ सक्सेशन ऑफ ट्रीटी बांग्लादेश बनता है, लेकिन बांग्लादेश ने क्लेम नहीं किया। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही। They said कि we are a new country, our journey starts from 1971। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को धता बता दिया, सब कुछ आपसे अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया, उन्होंने इंडिया से अपना अम्बिलिकल कॉर्ड जोड़ा, बिकॉज अल्टीमेटली दे कॉल्ड देमसेल्व्स बांग्लादेश, एंड बांग्ला इज अ संस्कृत वर्ड। वो चाहे जितना भी अपने आप को इस्लामाइज कर ले, वो बंगाली वर्ड का संस्कृत कनेक्शन नहीं तोड़ सकते। बैंगलोर इज नॉट एन अरबिक वर्ड। ओके, अब ये बात ये आती है कि ये कौन कर रहा है फिर? जी। पाकिस्तान की दिक्कत है कि इट्स अ स्किज़ोफ्रेनिक स्टेट। वो झूठ की इतनी ज्यादा डोजेस दे चुके हैं अपने लोगों को कि उनका जो समाज है वो सच मानने को तैयार नहीं है, और यदि उसको सच दिखाया जाएगा तो शायद वो समाज अंदर से बेचैन हो जाएगा। इसलिए आपको स्लो डोज ऑफ ट्रूथ देनी पड़ेगी। अब मैं आपके यहाँ पे क्यों दिक्कत करूं? मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान में मैं इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ावा दूं। मैं चाहूंगा टीटीपी के फॉर्म में एक कट्टर इस्लामिक फॉर्म आ जाए पाकिस्तान में, और मुझे ये नहीं पता कि अगर ये टीटीपी पाकिस्तान को टेक ओवर करेगी तो कल को ये कश्मीर में भी आएगी, उसके बाद भारत के दूसरे पार्ट्स में भी आएगी। हम इतने बेवकूफ है कि हमारे
इतनी एबिलिटी नहीं है ये देखने की। और जब हम ये देख रहे हैं कि आपने यही किया 1979 में, आपने सोचा कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के बाउंड्रीज के अंदर रहेगा, आप ये नहीं समझ पाए कि जिस आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट कर रहे हैं उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। द आइडियोलॉजी एसेंशियली बिलीव्स इन नो बाउंड्री। तो आपकी गलती को, हमारे यहाँ इतने लोग बेवकूफ हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा। कब से हम ये फेस कर रहे हैं गजवाए हिंद, कब से हम ये अटैक अपने ऊपर फेस कर रहे हैं, और हमने अपने 700 साल के इतिहास में कुछ सीखा ही नहीं। हम चाहते हैं प्रॉस्परस पाकिस्तान, हम चाहते हैं शांति प्रिय पाकिस्तान, हम चाहते हैं हमसे भी 10 गुना इकोनॉमिकली डेवलप्ड पाकिस्तान, हम चाहते हैं हमसे भी 40 गुना इंटेलिजेंट पाकिस्तान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांस पाकिस्तान, बिकॉज हम खुद के लिए भी यही चाहते हैं। और एक बात याद रख लीजिएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस का रूल है कि जो आप अपने लिए चाहते हैं वही दूसरे के लिए चाहें। यदि आप अपने लिए चाहेंगे कि हम तो रहें बेड ऑफ रोजेज में, और सामने वाले में के घर में जो है वो मतलब सबसे कट्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए, ऐसे होता नहीं है। और पाकिस्तान ने यही गलती की। पाकिस्तान अफगानिस्तान में चाहता है तालिबान, और अपने यहाँ चाहते हैं रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, इलेक्शन, गवर्नमेंट। मतलब मैं बार बार कहता हूं, इमरान खान साहब को मैं समझ ही नहीं पाया। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में इलेक्शन करवाओ, यही डेमोक्रेसी हमारा फ्यूचर है, ये जो जनरल है, ये XYZ, ये हमारे लिए प्रॉब्लम का घर है। और उसके बाद जैसे ही एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को तालिबान ने डिसलॉज किया, वो कह रहे हैं ये तो जंजीरें तोड़ दी। ये पाकिस्तान की समाज का एक जो दोहरापन है कि वो समझ नहीं पाते कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है या ओसामा बिन लादेन एक जिहादी आइडियोलॉजी है फॉर देम। वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो वॉर ऑन टेरर लड़ने चले जाते हैं विदाउट ये समझे कि वॉर ऑन टेरर वाज वॉर ऑन जिहाद। और वॉर ऑन जिहाद का जो सबसे प्राइम टारगेट था उसका नाम था ओसामा बिन लादेन ऑफ अल कायदा। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1267 में अल कायदा कमिटी बनी हुई है जिसमें टेररिस्ट को डाला जाता है टू बैन देम फ्रॉम इंटरनेशनल डिजिग्नेटेड टेररिस्ट। बिल्कुल लिस्ट होती है। तो ये जो अल कायदा लिस्ट है ये बनी, आपने वॉर ऑन टेरर का अलाई बनना वो किया। लेकिन ये जो दोहरा चरित्र है वो इसलिए आता है क्योंकि बेसिकली आप मतलब जो पाकिस्तानी समाज था या पाकिस्तान के जो समय के लीडर थे वो ओसामा बिन लादेन के काम से खुश थे। वो चाह रहे थे कि जो ओसामा बिन लादेन कर रहा है वो बहुत बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि हम वॉर ऑन टेरर में आपके साथ हैं। ये डबल गेम पाकिस्तान की मेंटालिटी का पार्ट है, क्योंकि उनको नहीं समझ में आता कि वो किस तरीके का सोसाइटी बनना चाहते हैं। क्या वो एक इस्लामिक सोसाइटी बनना चाहते हैं, क्या वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनना चाहते हैं, वो कहां से अपनी आइडेंटिटी है, इंडिया, तुर्की या अरब। जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कंफ्यूजन वाली जो बात आपकी है, मैं कहता हूं इससे मैं 200% आपसे एग्री हूं कि कंफ्यूजन बहुत है। समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई मतलब वली खान बाबा 1979 में हमारे बड़े ग्रेट लीडर बाजा खान बाबा जो है जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने कहा था बेटा ये जिहाद नहीं, ये वो हमारे भी बड़े ग्रेट लीडर थे। बिल्कुल, मैं कहता हूं इंडिया में जितनी उनकी रिस्पेक्ट उनको दी जाती है, मैं मतलब प्राउड फील करता हूं इस बात के ऊपर। भारत रत्न है वो, ही इज अ भारत रत्न रेसिपिएंट। बिल्कुल, तो वो हमारे भाई वो विजनरी आदमी थे, इसलिए ये बात करते। और वाकई आपकी बात सही है कि वो आप कहते शायद इसलिए उनकी ये सोच थी कि भाई ये जिहाद व्याद ये वाली कहानियां छोड़ दो। अभी वली खान बाबा की सर 80s की मिड 80s की छोटी छोटी क्लिप्स जो है लोग शेयर कर रहे हैं कि भाई वली खान बाबा आज से 30 साल 40 साल पहले ये बात करते थे कि बेटा ना करो, ये भुगतोगे, और आज हम भुगत रहे हैं और बहुत बुरा भुगत रहे हैं। लेकिन नुकसान एक आम पाकिस्तानी का होता है जो शायद उसका इतना कसूर है भी नहीं, जिनका था वो तो खैर वो उनका फेमस स्टेटमेंट था 1947 में। उन्होंने नेहरू जी को कहा था गुस्से में, तुमने हमें गिदड़ों के सामने फेंक दिया। खुदाई खिदमतगार जो उनकी बनाई हुई थी खिदमतगार तंजीम, बिल्कुल बिल्कुल, जो उनकी रेड, हम लोग ने हमारी हिस्ट्री किताबों में बड़ा रेड टोपी के नाम से उनको, रेड कैप्स के नाम से जाना जाता था, खुदाई खिदमतगार का। तो वो तो अगर उन्होंने वो जो प्लेबिसाइट हुआ उस रीजन में, अगर उस दिन वो वहां उस प्लेबिसाइट का विरोध नहीं कर रहे होते तो आज पश्तूनख्वा इंडिया का पार्ट होता। वो अपने आप को इंडियन मानते थे। वो जिन्ना से नाराज थे, तुम कहते हो पहले मुसलमान है बाद में हम पश्तून है, बाद में इंडियन है।
बिल्कुल, वो सुर्ख टोपी अभी भी उनके जो पार्टी वर्कर्स होते हैं, अब तो उनके पार्टी का नाम अवामी नेशनल पार्टी है, एमन वली साहब अच्छा। उसको लीड करते हैं, लेकिन उनके ग्रैंडसन हैं और जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो अच्छा लगता है, बाकी तो कोई काम नहीं करते, लेकिन पार्लियामेंट में बहुत खुल के बात करते हैं और बहुत खुल के क्रिटिसाइज़ करते हैं, पॉलिसीज़ को 1947 से शुरू करके और 2024 तक आते हैं। तो उस बात पे मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि चलें बाजा खान बाबा के जो ग्रैंडसन हैं, वो आज पार्लियामेंट में अगर बैठे हुए हैं, एक इकलौते सेनेटर हैं, लेकिन बात बड़ी दबंग करते हैं, इसलिए खुशी होती है और अच्छा लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा कश्मीर की बात करते हैं, टाइम भी हमारा थोड़ा रह गया। कश्मीर के हालात बहुत स्टेबल हुए 370 के बाद, 1 साल को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी टाइम बड़ा एक मैं कहूँगा प्रोग्रेसिव टाइम गुज़रा है। एससीओ के कुछ मतलब वहाँ पे मीटिंग्स हुई, G20 की कुछ मीटिंग्स वहाँ पे रखवाई गई और वो हुई सक्सेसफुली और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी वहाँ पर और कहा कि कारोबार भी बढ़ रहा है, लोग वहाँ पे जो मुख्तलिफ किस्म के रिलीजियस उसके लिए आते हैं, वो भी फुलफिल हो रहा है, होता आ रहा है बहुत क्लियरली। लेकिन कुछ अटैक्स आजकल, बल्कि आजकल क्या कुछ लास्ट कुछ मंथ से चल रहे हैं। क्या ऐसी चीज हुई है कि मतलब दोबारा से, हालांकि बीच में से बिल्कुल मुकम्मल खामोशी थी, छोटी मोटी कोई चीज हो जाती थी, लेकिन बड़ा कोई अटैक फोर्सेस के ऊपर या किसी और के ऊपर नहीं, हमें मतलब अगर 4 सालों को हमने देखें तो शायद नहीं मिलता मतलब इस किस्म का कोई बड़ा अटैक। देखिए फकर भाई, टेररिज्म से भारत पिछले 40-50 सालों से लड़ रहा है। इंडिया वाज द जी पॉइनियर। जब हम दुनिया को बताते थे कि टेररिज्म एक फिनोमिना है, तो दुनिया हम पर हंसती थी, कहती थी यार तुमको लॉ एंड ऑर्डर नहीं आता है। आज सारी दुनिया उस टेररिज्म के कॉन्सेप्ट को समझ चुकी है और अब उसके लिए एफएटीएफ और ये और वो सारे मैकेनिज्म्स बना दिए गए हैं जो उनके बेहतरीन एबिलिटी में है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी टेररिज्म को एज अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस के रूप में भी देखे जाने लगा, एज अ फिनोमिना देखा जाने लगा। तो पॉइंट ये कि टेररिज्म कैसे फाइट करेंगे, टेररिज्म क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ टेररिज्म। टेररिज्म इज अ यूज ऑफ वायलेंस टू फर्दर वंस पॉलिटिकल, सोशल और एनी अदर कॉज। ठीक है ना। पॉइंट ये कि कश्मीर का समस्या क्या है, कश्मीर की समस्या क्या पॉलिटिकल है? अगर पॉलिटिकल है तो क्या पॉलिटिक्स है उसमें, और अगर पॉलिटिक्स नहीं है तो फिर वो समस्या जिस रीजन से पाकिस्तान कश्मीर को अपना क्लेम करता है, पाकिस्तान की पूरी बेस का जो एग्जिस्टेंस का बेस है वो है टू नेशन थ्योरी, कि हिंदू और मुसलमान में दो कौमें हैं। ये थ्योरी कितनी बार झुटलाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अगर नहीं सीखना चाहता फखर भाई, वो इस पे चलना चाहता है, तो कोई रोक नहीं सकता। वो एक बड़ा अच्छा शेर सुना था मैंने कि है शौक के सफर इतना कि गलत सफर पे भी निकल गए, न रुके न वो किया ना। तो पॉइंट ये कि अगर आप नहीं पीछे मुड़ के देखना चाहते, सामने वाले में सारी गलतियां निकालना चाहते हैं, तो निकालें। कौन है ये? मैं अभी एक वीडियो रिलीज हुआ, उसमें कोई एक इंडियन जो या कोई आपके यहाँ पे पाकिस्तानी या इंडियन मूल के कोई टेररिस्ट है, वो वहां पे बातें कर रहे हैं कि इलेक्शन होने वाला है सितंबर में। सिक्योरिटी काउंसिल, अरे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि भाई सितंबर आपको वो करा देना है, इलेक्शन करवाना मैंडेटरी है, क्योंकि सितंबर। जी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया क्या था कि जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाए वो, तो उसमें उन्होंने एक एग्जिस्टिंग स्टेट को स्प्लिट करके 2 यूटी में वो कर दिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बन गया कि क्या एग्जिस्टिंग स्टेट को 2 यूटी में तोड़ा जा सकता है, क्योंकि कल को तो इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं सबको यूटी में तोड़ दो और सेंट्रल गवर्नमेंट ही आ जाएगी सबके ऊपर शासन करने, और स्टेट गवर्नमेंट साफ हो जाएंगे। तो फेडरल स्ट्रक्चर, ये बड़ा लीगल क्वेश्चन बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बन जाता है कि कल को सारी स्टेट तोड़ दो, क्योंकि आर्टिकल 3 में जो है भारतीय पार्लियामेंट के पास बहुत बड़ा पावर है, उसके लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्वेश्चन आएगा कल को तुम यूपी को तोड़ के 4 यूटी बना दो, बिहार को तोड़ के 5 यूटी बना दो, ना इलेक्शन कराओ ना कुछ कराओ, और इंडिया बिना कुछ किए एक फेडरल स्टेट से एक यूनिटरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बॉटम लाइन मैं ये कह रहा हूं कि ये टेररिज्म जो है अगर इंडिया से होती तो इस पे बड़े आसान, पंजाब में भी इंडिया से टेररिस्ट जो लोग थे वो इंडियन होते थे, वो 1-2 साल लगा, हमारा कुछ नुकसान हुआ, लेकिन हमने काबू पा लिया। आज पंजाब शांत है, मणिपुर में कुछ फ्लेयर अप हुए, काबू पा लिया, वो शांत है। कश्मीर शांत क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस टेररिज्म की भट्टी में कोयला झोंकने के काम आपकी तरफ से लगातार होता रहता है, क्योंकि वो सप्लाई ऑफ कोयला बंद नहीं है। क्योंकि जो हमारा वैली है ना, इसके एक एक पॉपुलेशन को मैप किया गया, मुश्किल से 25-30 लाख लोग हैं,
सबको पता है कौन कहाँ क्या है, कौन किसके कितने बच्चे हैं, एक एक लोगों का घर चिन्हित है, एक एक लोगों का घर पता है। इतनी लोकल इंटेलिजेंस डेवलप हो चुकी है कि कल को कोई बच्चा अगर कहीं बंदूक उठाता है, उसके पेरेंट्स ही आके बता देते हैं कि देखो मेरा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, इसको जरा देखो। तो फिर ये कहां से ये सप्लाई ऑफ पीपल हो रही है, सप्लाई ऑफ वेपन हो रही है, सप्लाई ऑफ आइडियोलॉजी हो रही है, जिसमें कि बच्चा मरने और मारने को तैयार है, जिसमें बच्चा ये मानने को तैयार नहीं कि हम इंडियन हैं, जिसमें बच्चा ये मानने को तैयार नहीं कि हमारी हजारों साल की इतिहास एक दिन में रातों रात चेंज नहीं हो जाता। वहां पे प्रत्यक्ष अभी आप देखिए, मोदी जी ने वहां पे एक उमा भगवती मंदिर का रेस्टोरेशन कराया, जो जब ये टेररिज्म पीक पे गया था, उस मंदिर को ही तोड़ दिया, उस मंदिर को ही लोगों ने बंद कर दिया था, जो कि एक शक्तिपीठ हुआ करता था। तो पॉइंट ये है फखर भाई कि पाकिस्तान समझ नहीं रहा कि जिस ब्लेड से वो हमें काट रहा है वो दो धारी तलवार है, वो इधर तो काटेगी उधर भी काटेगी, और हम तो बच जाएंगे। उसका रीजन ये है कि हमारी एग्जिस्टेंस हजारों साल से, हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसको हमने बहुत तरीके से बहुत टेस्ट के थ्रू गुजारा और भारत बचा रहा। पाकिस्तान बहुत नया है, एक बार टूट भी चुका है। पाकिस्तान के आइडियोलॉजी धीरे 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 लोग खुद तंग हो जाएंगे, क्योंकि कब तक कश्मीर का चूरन और ये एक आइडियोलॉजी का चूरन आप बेचेंगे, जब जनता, यूनाइटेड नेशन ने अभी प्रोजेक्ट किया है कि आप आने वाले 4 से 5 साल में दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम, जिसे कह लीजिए आबादी वाले देश बनने जा रहे हो, यानी कि हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन होगी पाकिस्तान की, इंडोनेशिया को आप रिप्लेस कर देंगे। हैव यू एवर थॉट कि इनको खाना कहां से आएगा? अभी इतने लोगों के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, उस एक्सपोर्ट को करने के लिए आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं है, आप सेल्फ सफिशिएंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि आज की देश में दुनिया की कोई कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो ही नहीं सकती। सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो कब का खत्म हो चुका, इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आ चुका है, बट पाकिस्तान है कि वो समझने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये जो कश्मीर में हो रहा है ना, ये कश्मीर में बंद हो जाएगा जिस दिन पाकिस्तान एक 700 साल पुरानी जो नॉलेज है, जिसपे यूरोप चला, जिसपे यूरोप के स्कॉलर जॉन, आप चाहे टू डिटाइज बाय गवर्नमेंट पढ़ लें, चाहे आप कॉमनवेल्थ पढ़ लें, चाहे आप रूसो पढ़ लें, जॉन लॉक पढ़ लें, चाहे आप कांट को पढ़ लें, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे इनको, क्योंकि आप जिस चीज के इनहेरिटर हो, ये उसी के एस्टेब्लिशर थे, ठीक है ना? जिस चीज को आपने इनहेरिट किया, ये उसी के मार्गदर्शन पे चल के इन्होंने एक आइडियोलॉजी डेवलप की जिसका नाम है सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन। यही करना है, जब तक नहीं करेंगे हम भी सहेंगे, आप भी सहेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया वॉर में विश्वास नहीं रखता। आई डोंट नो कि इंडिया कभी ऑल आउट वॉर के लिए जाएगा। जब तक उनका पेशेंस है वो सफर करेंगे, और जिस दिन रन आउट होगा फिर देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल में हालात ऐसे हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन की जब हम बात करते हैं, कश्मीर में भी काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे हालात काफ़ी गड़बड़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं कि क्या मतलब इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाता है, इनको ओवरकम कैसे किया जाता है। पाकिस्तानी फोर्सेस हैं, उधर इंडियन फोर्सेस हैं, और दोनों प्रोफेशनल फोर्सेस हैं, मैं ये कहूँगा, नॉन प्रोफेशनल नहीं है। ये अलग बात है कि प्रायोरिटीज़ अलग-अलग हैं, उसमें फ़र्क है। लेकिन खैर एनीवे देखते हैं कि क्या होता है। हालात बेहतर होने चाहिए, इस रीजन को बड़ी सख्त सर प्लीज़। एक बात मैं कहूँगा, देखिए इंसान कोई भी अगर उसका कॉज बहुत जस्ट होता है ना, वो प्रोफेशनल बन जाता है, ठीक है ना? सिर्फ ट्रेनिंग आपको प्रोफेशनल या अनप्रोफेशनल नहीं बनाती, कई बार आपके कॉज आपको प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल बना देते हैं। बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की समस्या ये लोगों को मारने से नहीं आएगी। रद्दुल फसाद समस्या नहीं सॉल्व कर सकता, ना ही इस्तेकाम कर सकता है। ये करेगा डॉक्ट्रिनल समस्या है, जहन साजी की समस्या है। ये समझें, इंसानों को मारने से नहीं होगा काम। कितनों को मारोगे, कितने घरों को उजाड़ेंगे आप, और ये सतत चलता रहेगा। इट्स अ डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ किलिंग वन पर्सन एंड थिंक अच्छा प्रॉब्लम खत्म हो गया। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट। किसी और डिबेट में आपसे मुलाकात होगी।